नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे, जहां स्वामी विवेकानंद विमानतल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सहित पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। संस्कारधानी से गुरुवार को स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का संदेश लेकर स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में जनजागरण फैलाना है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्वदेशी अपनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों से वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील की है। डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर संकल्प यात्रा को रवाना किया। यात्रा के मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी दोहराया है। वहीं यात्रा आयोजकों ने बताया कि यह अभियान आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रखा जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जागरूकता से जुड़ सकें। स्वदेशी जागरण मंच और के माध्यम से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करके स्वदेशी के का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा। और मूल विषय यही है, स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान, ये 4 चीज को जागृत करके स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम आगे बढ़ाएं और ये जन जागृति के लिए 25 दिन यात्रा करेंगे। धन्यवाद। शहर में वारदात हो रही है, पुलिस व्यक्ति का नाम ले रही, लेकिन नियंत्रण लेकर कोई चीज नहीं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम जैसे मात आ जाती है। जो अपराधी चाहे जो भी हो उसको सख्ती के साथ कुचला जाएगा। उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है वो क्या है, कैसा है। उधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन रायपुर पहुंचे, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका छत्तीसगढ़ से दिल का रिश्ता है। साथ ही उन्होंने सभी को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी और 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव, मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहेब और महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और डॉक्टर नवीन मार्कंडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उधर छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 23 वर्षीय संजू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। बता दें कि फाइनल में भारत के 35 में से 16 पॉइंट्स अकेले संजू ने दिलाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि संजू ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। बेहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी में प्रशिक्षित संजू लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दे चुकी हैं।
देवी जी, इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा 17 से 24 नवंबर तक ढाका, बांग्लादेश में दूसरी महिला कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम ने चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर विजेता बनी है। खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी बिलासपुर बहतराई से प्रशिक्षण प्राप्त कर विश्व विजेता बनी संजू देवी ने देश भर के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। संजू देवी जी को विभागीय कोच दिलीप कुमार राठौर द्वारा 2 साल से कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है और जुलाई 2023 से बहतराई में आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी प्रारंभ की गई। पहली बैच में ही 2023 से संजू देवी जी वहां पर प्रशिक्षण ले रही है। उधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट जगदलपुर दौरे पर रहे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने सचिन पायलट का राजीव भवन में आत्मीय स्वागत किया। सचिन पायलट ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से नक्सलवाद के खिलाफ रही है। हमने कई दिग्गज नेताओं को खोया है। नक्सलवाद पर हमारा कोई समर्थन कभी भी नहीं रहेगा। साथ ही एसआईआर पर सभी कार्यकर्ताओं को मदद करने को कहा। सचिन पायलट प्रेस वार्ता में पूछे गए सवालों का सकारात्मक जवाब देते नजर आए। डॉक्टर फैन जी ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से निर्वाचन आयोग सन 52 से लेकर आज तक लगातार ये प्रक्रिया चलती रही है। लेकिन हम जानते हैं कि आज से पहले इस मुद्दे पर ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ना आम नागरिक को ज्यादा रुचि रही या ज्यादा कोई चर्चा हुई, क्योंकि संविधान विधित है कि रोग लिस्ट बनाना, नाम जोड़ना, काटना, चुनाव प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, निष्पक्ष बनाना एक प्रक्रिया है जो निर्वाचन आयोग के अधीन है। इसमें कोई शक या गुंजाइश की संभावना नहीं है। सवाल ये होता है कि जब इतने सारे लोग बिहार में दाखिल तौर पर लाखों लोगों के नाम इसमें से कट गए, राहुल गांधी जी ने तमाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बार ये प्रदर्शित किया है, फैक्ट और डेटा, नाम और नंबर के साथ कैसे वोट चोरी हुई, नाम काटे गए, चाहे वो हरियाणा है, चाहे कर्नाटक है, अनेकों जगह ऐसा हुआ। दुर्भाग्यवश माननीय निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसने आज तक भी इस पूरे प्रकरण पर जांच बिठाना भी ठीक नहीं समझा। दूसरी बात, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना, काटना और एक पुख्ता शुद्धिकरण के बाद लिस्ट तैयार करना, ये जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं है। ये संवैधानिक संस्था है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। उधर बिलासपुर के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तखतपुर विकासखंड के ग्राम खमरिया, नगोई और डंडन का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर धान खरीदी व्यवस्था देखी और धान बेचने आए किसानों से चर्चा की, उनका फीडबैक भी लिया। समिति प्रबंधक को साफ हिदायत दी कि किसानों को अपनी उचित उपज बेचने में केंद्र में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और साथ ही आपको बता दें कि छाया, पानी समेत अन्य सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। किसानों ने उपार्जन केंद्र में की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों से धान खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता न हो। शासन द्वारा धान खरीदी के लिए निर्धारित 16 बिंदुओं के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने केंद्रों पर तोल, भंडारण, टोकन वितरण और ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधी व्यवस्थाओं का भी बारीकी से निरीक्षण किया।
उधर राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में मंगलवार देर रात एक चाकूबाजी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल जानकारी के मुताबिक लक्ष्मी मेडिकल के अंदर एक युवक ने दूसरे युवक पर अचानक हमला कर दिया। तेज धार हथियार के साथ किए गए वार की वजह से पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के तुरंत बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इलाका आमतौर पर रात में भी काफी सक्रिय रहता है। ऐसे में मेडिकल दुकान के अंदर हुई इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। रात को मानव मंदिर चौक पे चाकूबाजी घटना सामने आई और घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारी एसपी मैडम सहित मौके पे पहुंचे और लगभग घटना के 20 से 22 मिनट में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस से संवेदना दिखाते हुए जो घायल है उसके इलाज में भी डॉक्टरों से बातचीत करके उसको शीघ्र इलाज दिलवाया और वर्तमान में वो रायपुर रिफर है और ठीक है। इसके अलावा अभी उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया। घटना का कारण क्या लगा? घटना ये दोनों पूर्व के परिचित है और दोनों का पूर्व क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और तात्कालिक बहस हुई मौके पे इनकी और ये घटना को आरोपी ने कारित की। उधर बीजापुर जिले में 41 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन पर कुल 1,19 करोड़ रुपए का इनाम था। इस दौरान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने कहा कि शेष माओवादियों के पास समय कम है और यदि वे पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर आत्मसमर्पण नहीं करते तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जेल में बंद माओवादियों को भी पुनर्वास नीति के तहत रिहा करने का निर्णय लिया है ताकि वे मुख्यधारा में लौट सके। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि, आवास, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। यह कदम माओवादी सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने और राज्य में शांति विकास की दिशा में महत्वपूर्ण है। इनाम पिटीशन जगह बंदा एरिया पिटीशन कमटी का कौन से घटना बता मिल रहे हो? मैं 3 घटना में शामिल हुआ, काजल घट्टा और फिरमल लगा कुंटा वाला और क्या घटना हुई थी वहाँ? फायरिंग हुआ जी। अभी क्यों सरेंडर करने में वजह क्या है? मैंने अपना बड़े लोग भी सरेंडर हुआ बोल के मैं भी सोचा सरकार का पुनर्वास नीति के बारे में मैं भी जाके सरेंडर होकर जिएंगे बोल के मैं आया हूँ सरकार के सामने। कितने बड़े कौन से बड़े नक्सली का काम किए, बड़े लीडर उनका नाम? लीडर के बारे में थोड़ा उतना मालूम नहीं है सर। सोनू दादा भी आए, उसको भी पूरा आए बड़े लोग। अभी तो बाकी वाले भी चले गए आंध्रा में पूरे सिलेंडर के लिए, इसलिए मैं सोचा हूँ सरकार के बारे में। और तो सरकार अच्छे आह्वान किए, मैं भी जाके सरकार के सामने सिलेंडर के जी के बोल के आया हूँ। और कितने नक्सल में आपके और कितने लोग बचे हैं? करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं? उसके बारे में सोचना ही था। आपके जो साथी हैं क्या हो गया? वो भी आने वाला था, अब जो होगा पार्टी का तरफ से पूरा बड़े बड़े लीडर मारे गए और सलग होगा। अभी तो उतना रहने में ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा में कैंप खोल होगा, इसलिए खाना पीना भी दिक्कत है, रहने से भी ऐसी सोच मजा। क्या आप लोग संगठन में तो कुछ चर्चा था कि भीमा और पापा राव ने सरेंडर करने वाला कुछ चर्चा था? पता नहीं है सर, और तो नहीं मिले। जैसे मैंने बात किया था कि पहला जैसा आपका सवाल था कि जो अलग अलग संगठन से शामिल हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि पीएलजे बटालियन से भी शामिल है और साथ में अलग अलग कंपनी से भी शामिल है। तो ये लोग वो लोग हैं तो साथ में बड़े लीडर्स के साथ में भी रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किए हैं और साथ में अलग अलग घटनाओं में जैसे पीएलजे बटालियन 1 की बात करें तो जितने भी बड़ी घटनाएं थे सब में वो शामिल थे, तो वो घटनाओं में शामिल रहे हैं। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि जो क्षेत्र जिसमें अभी जो नक्सलवाद बचा हुआ है, तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो साउथ सब जोनल ब्यूरो होता है, साउथ सब जोनल ब्यूरो में तो डिवीजन आते हैं, जो पश्चिम बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन दोनों आते हैं।
एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।